जी, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम आपको जरा कुछ खबरें बताने जा रहे हैं जिसमें ईश्वर का नाम भी लेना हो जाएगा साथ साथ। तो सबसे पहले आपको राहुल गांधी के बारे में बता दें, वो 2 रोज से केदारनाथ धाम गए हुए हैं। तस्वीरें भी उनके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। राहुल गांधी देखिए, और राहुल गांधी वहाँ पर खाना भी, शायद लंगर है, लंगर लगा हुआ, उसमें खाना भी जो है परोस रहे हैं। तो राहुल गांधी, आप पिछले दिनों में आप देखेंगे ऐसी तस्वीरें उनकी आ चुकी। अमृतसर भी वो गए थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जाकर के अरदास उन्होंने माथा टेका और वहाँ पे सेवा की जाके उन्होंने। जो चप्पल जहाँ पर जमा करते हैं वहाँ पर भी उन्होंने सेवा की, झूठे बर्तन भी धोए राहुल गांधी ने। और अब वो पहुंचे हुए हैं केदारनाथ धाम। पूजा की आपने देखा मंदिर के गर्भगृह से निकलते हुए राहुल गांधी को, और अभी सेवा कर रहे थे वहां पर भी। तो राहुल गांधी वहां पर अब इस एक वीडियो ट्वीट कर दिया अमित मालवीय ने उनकी तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ, जिसमें राहुल गांधी चल रहे हैं और पीछे से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी जहां भी जाएं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को छोड़ नहीं पाएंगे। उनकी नरेंद्र मोदी का नाम तो पीछा नहीं छोड़ेगा। अब वो केदारनाथ भी हुआ है, वहां भी मोदी मोदी के नारे लोगों ने उनके सामने लगा दिए। लेकिन राहुल गांधी का भक्ति भाव रह रहकर जो है कुछ दिनों में हमको देखने को मिल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा है ये। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में तो बाकायदा इसका विधान है कि मन में अगर आपके कुछ लगे कि कुछ गलत हो गया है तो उसको सुधारना चाहिए। और राहुल गांधी उसी अवस्था में मुझे दिखते हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले उनके नेता थे, शायद कार्यकारी अध्यक्ष थे जारकीहोली, तो उन्होंने कह दिया कि हिंदू धर्म तो बड़ा खराब होता है, गंदा होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी तो वहाँ तमिलनाडु में वो पादरी मिल गए थे जिनका जूता पहनते इसीलिए हैं क्योंकि भारत माता वो गंदी है, जीवाणु विषाणु ना आ जाए। राहुल गांधी का वो भी बयान याद आ जाता है कि मंदिर में जाने वाले ही तो लड़कियां छेड़ते हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम लोग तो ये कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में तो आप किसी भी वक्त जाग जाएं, किसी भी वक्त आपकी आस्था हो जाए, और आस्था नहीं भी हो तो भी ठीक है। लेकिन ये गड़बड़ है कि आप दूसरे की आस्था पर हमला करें। और राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो वीडियो ट्वीट करे, लेकिन ये तो सच है ना कि जब राहुल गांधी ऐसी जगहों पर जाते हैं, सामान्य तौर पर कांग्रेस के नेता व्यवहार करते हैं। अभी राजस्थान में चुनाव चल रहा है, जयपुर में महंगाई की रैली हुई थी, उसमें वो गए और महंगाई की बजाय बोल गए कि हिंदुत्व असली कौन सा है, नकली कौन है, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। तो हर बार हिंदू को बांटने की कोशिश। आप वहां जाएंगे तो इस तरह की बात करेंगे, फिर आप जाके कहीं एक दिन कहीं दर्शन कर लेंगे, टीका लगा लेंगे। बीजेपी का मुद्दा है वो, नहीं, मुद्दा नहीं, इसलिए वो उसका अंतर बताते हैं। ना, हिंदू और हिंदुत्व में कोई मुद्दा नहीं है। ये ठीक वैसे ही कोई कहे कि भारत में रहने वाला भारतीय है कि नहीं, जो हिंदू है वो हिंदुत्व में विश्वास रखता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ठीक है कि वो जो हिंदुत्व के नाम पर कर रहे हैं वो ठीक नहीं, तो यहां राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। लेकिन आप ये कहें कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, और आपके पार्टी के नेता वो किताब लिख दें कि हिंदू तो ISIS बोको हरम वो एक जैसा है, तो आप इस तरह की बातें करते हुए जब वहां जाते हैं तो हिंदू धर्म में किसी को कहा नहीं जाता। और हम एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति पूरी आस्था से प्रयागराज के कुंभ में जाता है, वो आस्थावान हिंदू है। एक व्यक्ति मेले में घूमने जाता है। यही फर्क है जब नरेंद्र मोदी जाते हैं और राहुल गांधी जाते हैं। देखिए, कुछ साल पहले तक आप याद कीजिए, या कर्नाटक जो गुजरात का चुनाव हुआ, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ था उस वक्त, तो मतलब 17 वाला चुनाव, 6-7 साल हो गए। उस वक्त ऐसा लगता था और आरोप लगते थे कि कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ करके ये रणनीतिक तौर पर किया है कि राहुल गांधी को मंदिर मंदिर घुमाया जाए। उसको टेंपल रन कहा जाता था उस वक्त। लेकिन बाद में अब ये पता लगने लगा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा। लोग बताते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं दिखावे के लिए कुछ नहीं करूंगा, ठीक, मेरी आस्था, अपनी जो निजी आस्था है वो निजी आस्था का मामला है, आप मुझको पार्टी की कैंपेन का हिस्सा मत बनाइए। अब वो जाते हैं जहां पे, जैसे आप केदारनाथ चले गए या स्वर्ण मंदिर चले गए, तो वहां जाते हैं तो वो कहते हैं ये मेरा प्राइवेट मोमेंट है, ठीक। लेकिन इसका वो काम तो वो भी कर ही रहा है ना, कि जो कहते हैं कि ये हिंदू है कि नहीं, जो पूछते हैं गांधी सरनेम कहां से आ गया, या कोई पूछते हैं जात बता दो कौन सी है, उस सब का जवाब है ये। देखिए, एक दिक्कत ये है कि प्राइवेट मूवमेंट है तो प्राइवेट है, वो टीवी पे कैसे आता है ये एक बड़ा प्रश्न है नेताओं का। दूसरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई व्यक्ति जो है वो जो है महादेव के पास जाए। अगर महादेव की कृपा होगी तो कांग्रेस फिर उठ खड़ी होगी, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस खड़ी हो पाएगी इस तरह से। दूसरा, मुझे ये लगता है कि भूपेश बघेल जो है, जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाया है वहाँ पर, शायद राहुल गांधी को भी उस तरह के नेता जो कांग्रेस में हैं उनकी तरफ से क्यों लिया हो उन्होंने कि चलिए हिंदुत्व की राजनीति भी करनी पड़ेगी अगर इस देश में जो है उनको आगे बढ़ाना है कांग्रेस को। तो ये सारे फैक्टर हो सकते हैं उनके पीछे। जहां तक मुझे लगता है, या आस्था है, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल हो सकती है आस्था, लेकिन अचानक कुछ सालों में आस्था जाग जाए, ये तो थोड़ा सा अजीब होता है।
आस्था जो होती है वो शुरू से होती है किसी भी व्यक्ति की। पर ठीक है, अगर वो भगवान के पास जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि महादेव कांग्रेस को जो है आगे बढ़ा दें, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अब तो कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेता हैं। अभी आपने एक राज्य में जहाँ चुनाव, कमलनाथ जी की भी आस्था अचानक, कमलनाथ जी, हाँ ठीक है, डीके शिव उसकी कुमार भी- का है कर्नाटक मैंने में। कहा ना, शिव कुमार बताते हैं बहुत धार्मिक व्यक्ति। मैं कह रहा हूं, ये सब प्राइवेट मोमेंट्स हैं जो टीवी पे आ जाते हैं। अब लाए जाते हैं, आ जाते हैं ये विषय। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी अब बात समझ में आ गई है कि अब राम मंदिर बनने जा रहा है, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इसके लिए इसको लगता है कि अब मंदिर जाना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि राहुल गांधी पिछले 5-7 साल से लगातार अक्सर मंदिर जाते रहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे कोई उनका बहुत बड़ा ये संदेश देने की कोशिश नहीं होती कि सिर्फ हिंदुत्व के लिए जा रहा हूँ। वो अपने मन से भी जाते होंगे, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत एहसास हो गया है कि राजनीति में अगर सफल होना, भारत के अंदर राजनीति करना है, तो उन्हें धार्मिक दिखना तो पड़ेगा ही, भले वो बने नहीं, मंदिरों के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। मुझे लग रहा है ये चुनाव को देखते भी हो सकता है, और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है। और राहुल गांधी अगर मंदिर जा रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस को इसका कोई फायदा मिले। पर अब राहुल आपने गांधी राम वहाँ पे मंदिर एक वाली और- बात ऐसी एक छेड़ और दी कि तस्वीर है जो वो ऐसी गले की फांस बनने वाली है कांग्रेस पार्टी की। क्या नहीं, एक चाहे और तो तस्वीरें मुसीबत आपने ना जाए दिखाई तो नहीं। मुसीबत। राहुल गांधी बाकायदा भक्तों को चाय दे रहे थे, चाय बांट रहे थे, तो वो भी चाय अचानक क्यों बांट रहे थे, वो भी सोचने वाली नहीं बात है। देखिए, वो तो राहुल जी मुझे लगता है ना कि अब जितना आप क्या काम चाहते हैं, वो नरेंद्र उनके मोदी ने किया है, घर में चाय बनना ही बंद हो जाए? नहीं, नरेंद्र मोदी की कॉपी करते रहना है। अब ये अलग बात है कि बड़ा लेट से करते हैं, उसका परिणाम कितना निकलेगा। और राम मंदिर की बात बार बार होती है, तो राम मंदिर तो बन हमें ही तो कई इसलिए बार रहा है। कांग्रेस के नेता मिलते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, राहुल गांधी पर आप भगवान शंकर के बारे में बात तो कीजिए एक बार, खास तौर पर तो। और वो ध्यान करने के लिए भी, आध्यात्म के लिए भी कई बार विदेश भी जाते हैं, ऐसा सुनते हैं हम, पता लगता रहता है। पत्रकारों को अक्सर नेता मिलते हैं और किसी एक पर्टिकुलर नेता के बारे में बातें करते हैं, तो कोशिश होती है कि उस नेता की वैसी छवि बन जाए। तो ठीक है, कोशिश जारी है। तो अभी तक कोशिश ही चल रही है। बहरहाल देखिए, राहुल गांधी तो खैर तीर्थ धाम पर पहुंचे हुए हैं। जो ये तीर्थ धाम पहुंचाने की और तीर्थ यात्राएं कराने की स्कीमें हैं, उसको लेकर के क्या पॉलिटिक्स हो रही है, अब मैं आपको वो बताता हूं। इसकी शुरुआत हुई मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सोशल मीडिया की पोस्ट से। उन्होंने ये लिखा कि अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अमृतसर, पटना साहिब ऐसे तीर्थ स्थानों के लिए प्रदेश सरकार अब रेलवे यात्रा मुफ्त कराएगी। तपाक से इनको जवाब मिला अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पूरे देश में अभी तक केवल दिल्ली में चल रही थी। पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की सरकार ने यह योजना चलाई थी। खट्टर साहब, अगर इसके क्रियान्वयन में कोई तकलीफ आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, हरियाणा वासियों को मदद करने में हमें बड़ी खुशी होगी। और चूंकि हरियाणा में उनका कुछ मामला जमता हुआ दिख रहा है, केजरीवाल जी को लगता है ऐसा उनकी पार्टी का। अब तीसरा राज्य के मुख्यमंत्री बहुत कूद पड़े। 3 मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है, देखिएगा, खट्टर साहब, उनको जवाब केजरीवाल जी का। तीसरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, अरविंद जी अपने झूठ के शीश महल से बाहर निकलिए और आंखें खोलिए। जब आप, इन्वर्टेड कॉमर्स में, जब आप, मतलब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं था, तब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवा रही है। तो 3 मुख्यमंत्री बुजुर्गों को अपने अपने राज्य में तीर्थ यात्राएं कराना चाहते हैं, और एक दूसरे को क्या जवाब भी दे रहे हैं। नहीं, एक तो ये मैं कहूंगा कि सौरभ जी, ये बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए सरकारों को काम बंद कर देना चाहिए। हिंदू सक्षम है, वो तीर्थ यात्रा का काम कर लेगा, उसके अपने बच्चे सक्षम होंगे तो कर लेगा। दूसरा, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप मंदिर छोड़ दीजिए साहब जी। लोग, सरकार साहब जो होते हैं ना, वो मंदिर छोड़िए। आप कह रहे हैं कि हम दर्शन करा रहे हैं, जरा निकालिए कितना पैसा सरकार के पास जा रहा है और कितना तीर्थयात्रियों को दर्शन करा रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं कि धार्मिक यात्रा सरकार कराए। सरकार का काम सरकार अच्छे से चलाना है, चाहे वो शिवराज जी की सरकार हो, खट्टर जी की सरकार हो, केजरीवाल जी की सरकार हो, या दूसरी कोई सरकार हो, क्योंकि यही वो प्रवृत्ति है जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। जैसे आप हज यात्रा कराने के लिए करते हैं, वो अपीजमेंट है, ये नए किस्म का अपीजमेंट है। इस अपीजमेंट को हिंदू बिल्कुल नहीं चाहता है। आप मंदिर पर नियंत्रण छोड़िए, आप हिंदुओं के पैसे से जो दान जा रहा है उसका सही उपयोग होने दीजिए, यह जरूरी है। जहां तक रही इसकी बात, तो यह सच है कि शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को सबसे पहले शुरू किया, लेकिन राजनीतिक तौर पर ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ सबसे अच्छे से इसका उपयोग अरविंद जी ने किया। यह भी सच है। खट्टर जी थोड़ा पीछे रह गए थे, लेकिन अब शायद जिसको कहते हैं ना कि आज ये स्थिति बन गई है, और अभी हम लोग राहुल जी की चर्चा कर रहे थे, आज ये स्थिति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो वर्षों का वैचारिक संघर्ष है, उसकी वजह से आज स्थिति बन गई कि टीवी पर हम लोग ये बात कर रहे हैं।
वरना कोई ये कह देता कि अच्छा किसी हिंदू को तीर्थ दर्शन कराना है, तीर्थ यात्रा कराना है, तो शायद टीवी डिबेट में ही कोई पत्रकार बैठा होता, खड़ा होकर कह देता कि अरे कम्युनल हो गए हो क्या। तो आज हम यहां तक पहुंच आए हैं। तो राहुल जी का चित्र, अरविंद जी की यात्रा, ये सब उसमें है। आप चाहते नहीं होना चाहिए ये? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी धार्मिक यात्रा, वो हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, पारसी का, जैन बौद्ध का, वो उनका अपना कर्म है, वो खुद तो करेंगे। अब और बाकी राज्य जाने कौन कौन करता है नहीं कराता है, लेकिन 3 राज्य तो हमने आपको दिखाई दिए जो करा रहे हैं ये ऐसी तीर्थ नहीं, मैं बिल्कुल हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगता है कि राज्य सरकार का यह काम नहीं कि वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाए। उसका काम है बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करे, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दे। मुझे लग रहा है सरकार ये लेकर, अब इस बात को सरकार अब जानती है कि उसे इसी बातों से वोट मिलने वाला है कि उसने कितने लोगों को यात्रा करवाई, कितने लोगों के वहां रहने की व्यवस्था करवाई, कितने मंदिर बनवाए, कितने चंदा दिया, कितने लोगों को राम जन्मभूमि के लिए लेके जा रही है राज्य सरकार। ये सरकार जानती है कि अब जमाना उसी का आ चुका। अब हम इस बहस में पड़ेंगे तो सरकार का काम तो नहीं है ना आपको 200 यूनिट फ्री बिजली देना या महिलाओं को बस की सर्विस फ्री देना। ये सरकार का काम नहीं है ना। अगर हिंदू सक्षम है कि वो अपने मंदिर खुद जा सकता है, अपने धाम खुद जा सकता है, तो बस का टिकट भी तो खरीद सकता है, लेकिन फिर भी आप देते हैं नहीं। पर सरकार का काम ये जरूर है कि जो मंदिर है या फिर जो सुविधाएं हैं वहां तक पहुंचने की, उसको दुरुस्त करना। वो अगर वो दुरुस्त करेंगे तो वो जनता के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। रेलवे चलाता है इस तरह की ट्रेन जो कि अलग अलग जो हमारे तीर्थ स्थान है वहाँ पहुँचती हैं। इस तरह से बहुत सारे राज्य जो हैं इस तरह की चीज़ें चलाते हैं। आपके टूरिज्म के जितने वो हैं वहाँ पे इस तरह की स्कीम्स हैं कि आप अगर उसमें जाते हैं, पैसा देते हैं, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो वो व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है, लेकिन सरकार का काम बाकायदा सब्सिडी देकर, बाकायदा पैसा देके यात्राएं करवाना शायद ये सही नहीं है। अब देखिए देश के अंदर जो राशन मिलता था आपको, 5 किलो अनाज या 5 किलो चावल जो मिलता था, वो 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब सवाल पूछ रही है, और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि बताइए रेवड़ी है कि नहीं है। 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए राशन केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। बताइए इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और मैं तो बार बार कहता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम कर रही है, इसमें जरा सा भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स को आप समझिए। अगर आप ये कहेंगे कि एमएसपी पर इतना राशन खरीद लेना है, सरकार पर फोर्सफुली ये दबाव है और वो एफसीआई के गोडाउन में पड़ा पड़ा सड़ जाए, उसके बाद एफसीआई के अधिकारियों और लोकल लोगों की एजेंटों की मदद से वो शराब कंपनियों को चला जाए और वो जिसको हम कहते हैं ना कि बर्बाद हो जाए, देश का जो संसाधन है वो वेस्ट हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो राशन सरकार के ही पैसे से खरीदा हुआ वहां गया तो उसका एक जिसको हम कहते हैं ना कि मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। तो पॉलिटिकल स्कीम है जिसको मोदी सरकार शायद नहीं छोड़ना चाहती, और दूसरा इस सरकार को या इस देश को नीति के तौर पर तय करना पड़ेगा कितना उगाना है, कैसे रखना है, उसका सदुपयोग कैसे करना है। कांग्रेस ने इसको 2 तरीके से दिखाया। एक तो ये एक सवाल पूछा कि अब देश का 80 करोड़ आबादी, उसको जरूरत है कि इतने साल तक उसको फ्री राशन मिलते रहे, आपने यहां तक उनको ला दिया है। फिर ये भी कहती है कि ये वही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो हम लेकर के आए थे, यूपीए की सरकार लेकर के आई थी, वही राशन आप बांट रहे हैं आज। दिक्कत यह है कि सब मुफ्त में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ हुआ है। आप भूपेश बघेल के सारे जो अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं उसको देख लीजिए, या उस तरह से राजस्थान में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं अभी आपने घोषणा पत्र में, उनको देख लीजिए। वहाँ पर किसानों का ऋण माफ़ी, लोगों को पैसा देना, बेरोज़गारों को पैसा देना, महिलाओं के लिए पैसा शादी के लिए या अदरवाइज़ देना। और जो महिलाएं, वैसे भी कुछ में तो ये है कि अगर आपकी जो भी महिला है आपके घर में, जो बड़ी महिला है, उनको इतना पैसा दिया जाएगा, 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, इतने हज़ार रुपये सालाना दिए। तो अगर मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही हैं और देश में लोग फ्री जो है उसके नाम पर वोट दे रहे हैं, तो फिर नहीं, सवाल सर इतना, सवाल यह है कि क्या भाजपा कह सकती है कि ये बाकी लोग जो देते हैं वो रेवड़ी है और हम जो देते हैं वो सक्षम बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए देते हैं? भाजपा ने ऐसा कहा है। नहीं, आप कह सकते, आप 5 साल के लिए राशन बांटने के बाद से नहीं होना चाहिए। नहीं, इस पे एक लाइन जरूर मैंने जो पहले भी कहा कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल माइलेज की स्कीम, लेकिन इसमें सरकार अलग से कोई रकम खर्च नहीं कर रही। इसमें भूपेश बघेल सरकार की तरह या भगवंत मान सरकार की तरह या डीके शिव कुमार सरकार की तरह या इवन शिवराज सरकार की भी तरह अलग से कर्ज नहीं लेना पड़ा स्कीम्स को चलाने के लिए। यह सरकार के पास बफर स्टॉक के तौर पर है।
अगर सरकार संपन्न हो जाए, इतना रेवेन्यू आ जाए कि सबको पैसा देने लगे तो ठीक है, लोक कल्याणकारी सरकार है, दे सरकार। और मैं फिर से कह रहा हूं, फिर कभी बीच बीच में आवश्यकता नहीं है। कभी कभी एक्सपोर्ट भी बंद करना पड़ता है अनाज का, फिर जब भंडार खाली हो जाते हैं तो नहीं, वो भी नौबत आती है। ऐसा कभी नहीं होता है। वो कुछ विशेष कमोडिटीज होती हैं जिनकी किसी खास समय कमी होती है, वरना गेहूं और चावल यानी इसकी कोई कमी नहीं है। एक कमेंट समीर जी का फिर मुझे ये लग रहा है कि सरकार की एक ही योजना है, लाभार्थी वर्ग तैयार करो और उसका राजनीतिक लाभ लो। ये जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की शुरुआत हुई थी वो कोरोना काल में हुई थी, अब वो समय निकल गया, उसके बाद भी आप फिर से 80 करोड़ लोगों को ही कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये आप बता रहे हो कि 80 करोड़ लोग सक्षम नहीं हुए पिछले 5 साल के अंदर, अगले 5 साल हमें उन्हें पालना है। और आप देखिए एक चुनावी रैली में शुद्ध राजनीतिक स्टेप है ना, सीधा राजनीतिक फायदा लेना है इसका। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और इसकी घोषणा एक रैली भी की जाती है। तो मुझे लग रहा है इसका 2024 के लोकसभा चुनाव देखते हुए कंटिन्यू किया गया है, सीधा लाभार्थी वर्ग खड़ा करके उसका राजनीतिक लाभ लेने का एक बड़ा उद्देश्य इसके